कि अभी टॉपिक नया वाला है टारगेट कॉस्टिंग। ये बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में जो मार्केट कंपटीशन है, तो वो कंपटीशन में अपन कॉस्टिंग कैसे अप्लाई करेंगे, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में काफी रिलेवेंट है अभी के डेट में। स्पेशली जब भी ये ऑनलाइन कंपटीशन बहुत बढ़ गया है ना, तभी तो ये काफी रिलेवेंट होगा ये टॉपिक। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल कि होटल्स का देखो। होटल्स अभी पहले से लेके तुम लोग अगर कोई पिलग्रिमेज सेंटर पे जाते हो या फिर कोई हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हो, स्पेशली टूरिस्ट प्लेस, तो वहां पे जो होटल्स रहते हैं ना, पहले ट्रेडिशनल ऐसा था कि सबका अपना अपना रेट रहता था कि हम लोग ये रेट पे रूम ये हायर पे देंगे। सडनली जब ये ऑनलाइन कंपटीशन आ गया, ठीक है, ये अलग अलग जो वेबसाइट्स है, मेक माई ट्रिप वगैरह, तो वहां पे लोग रजिस्टर होने लगे। और जब भी लोग ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट देखते हैं ना, तो वो एरिया के सभी होटल्स का रेट वो लोग कंपेयर करते हैं, फैसिलिटीज को कंपेयर करते हैं। और पता चलता है कि सपोज कोई कॉम्पिटिटर का जो प्राइसिंग है वो हमारे से कम है, विद द सिमिलर फैसिलिटी या फिर सिमिलर लोकेशन पे उसका होटल है, लेकिन वो हम लोग से कम चार्ज कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली फोर्सफुली हम लोग को भी कम चार्ज करना पड़ता है। ठीक है। और अगर अपना उतना कॉस्ट नहीं निकल रहा है, तो अपन उस पर सर्वाइव कैसे करेंगे? ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ऑनलाइन स्पेशली आने के बाद सब जगह पे ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है। ऐसे नहीं कि होटल इंडस्ट्री में, लेकिन जहां पे भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, वहां पे ये चैप्टर वहां पे एप्लीकेबल होगा। तो होता है ऐसे, फॉर एग्जांपल कि सपोज अभी अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर कुछ ये टाइप से है, अपना टोटल कॉस्ट जिसपे सब कुछ आ गया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वगैरह सब कुछ। सपोज अपना टोटल कॉस्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है। हम लोग इस पे प्रॉफिट ऐड करते हैं सपोज फॉर एग्जांपल 50 रुपीज का, और 150 में प्रोडक्ट को बेचते हैं। ये अपना सेलिंग प्राइस है एग्जिस्टिंग। ठीक है। अब हुआ ऐसा कि कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर हो गए, और कॉम्पिटिटर अपना सिमिलर प्रोडक्ट वो लोग कम प्राइस में बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटर का जो प्राइस है वो फॉर एग्जांपल 120 रुपीज है। ठीक है। तो अभी अपना सिस्टम ऐसा है कि अपन 50% ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रॉफिट करके ऐड कर रहे हैं, टोटल 150 में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ठीक है। अब कॉम्पिटिटर जब भी प्राइस रखा 120, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में सर्वाइव करने के लिए अपने को भी 120 ही प्राइस रखना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा प्राइस रखा हो तो अपना प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। अब जैसे दोनों बॉम्बे के प्रॉपर मार्केट में चले जाओगे ना, तो जैसे वो अब्दुल रहमान स्ट्रीट है वगैरह, यानी कि क्रॉफर्ड मार्केट में जाओ जहाँ पे कपड़ा मिलेगा, या फिर जो भी स्पेशल मार्केट में गए, तो यहाँ पे गोइंग रेट प्राइस चलता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग अब्दुल रहमान स्ट्रीट गए, तो पूरा स्टेशनरी का मार्केट है। तो अगर सपोज तुम लोग को सुंदरम का वो लॉन्ग A4 साइज का बुक चाहिए, तो तुम लोग वहाँ पे बुक स्टोर में गए, ठीक है, और वहाँ पे भाव पूछा, तो तुम लोग 10 दुकान घूमो, ऑलमोस्ट भाव सेम ही मिलेगा। थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस रहेगा, लेकिन बाकी प्राइसिंग सेम रहेगा, क्योंकि वो लोग वही चीज पे काम करते हैं कि मार्केट सभी होलसेलर्स है, तो हम लोग एक ही रेट पे प्रोडक्ट को बेचे। अगर एक जने रेट तोड़ा ना, तो सब लोग को तोड़ना पड़ता है। तो लोग रेट तोड़ते नहीं, तो गोइंग रेट है। लेकिन अगर सपोज मार्केट में कॉम्पिटिटर्स का भाव गिरा और हमने नहीं गिरा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अपन मार्केट से आउट हो जाए। पता चला? ठीक है। तो ये 120 का प्राइस हम लोग को भी रखना पड़ेगा। तो अपने लिए टारगेट क्या होगा? अपने लिए टारगेट हो जाएगा कि प्राइस रखो 120। ठीक है। अब होगा ये कि अगर 120 का टारगेट रखा और अपने को प्रॉफिट यही चाहिए 50% ऑफ कॉस्ट, तो अगर कॉस्ट सपोज 100 है, तो ये 50, तो ये 150, 150 वो 120 है, तो 50 कितना? समझ में आया? सेम प्रॉफिट के लिए। 1440, तो ये आना चाहिए 80। ठीक है, ये बैलेंस फिगर आएगा 80। ये हमने फाइंड किया।
अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे कि अभी एग्जिस्टिंग कॉस्ट कितना है। तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है 100 रुपीज, और अपने को टारगेट कॉस्ट कितना चाहिए। तो टारगेट कॉस्ट अगर अपना 80 रहेगा तो अपना ये इक्वेशन फिट बैठेगा, 50% ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट ऐड करके सेल्स मिलेगा। ठीक है, तो अपने को 20 रुपए का कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ेगा। आया समझ में? 20 रुपए का कॉस्ट रिडक्शन। अब ये कॉस्ट रिडक्शन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे एबीसी। ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम। कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम कम करो, ऑटोमेटिकली क्या रिड्यूस होगा, रिड्यूस ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड कम होगा। तो सपोज इससे अपना ओवरहेड फॉर एग्जांपल 15 रुपया कम होगा। ठीक है, तो अपने को टोटल रिडक्शन कितना चाहिए, 20। तो अपना टारगेट अचीव नहीं हो रहा। ठीक है, अगर इससे ही तुम लोग का 20 रुपया कम हो गया, 20 या 20 से ज्यादा भी कम हुआ तो अच्छा ही है। ठीक है, लेकिन अगर ये 20 रुपया कम नहीं हुआ तो तुम लोग को ऐसे केस में वैल्यू इंजीनियरिंग करके कंसेप्ट है, उस पे जाना पड़ेगा। यानी कि हम लोग ओवरहेड को कम करके कॉस्ट रिडक्शन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो वैल्यू इंजीनियरिंग अप्लाई करो, और वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है कि प्रोडक्ट का न्यू डिजाइन या न्यू मॉडल लॉन्च करो। ठीक है, और ये न्यू डिजाइन या न्यू मॉडल लॉन्च करके प्रोडक्ट का मटेरियल और लेबर के कॉस्ट को कम करने को ट्राई करो, लेकिन प्रोडक्ट का क्वालिटी को सेक्रीफाइस किए बिना। ठीक है, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले अपने को 20 रुपया अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट कम करना है। तो हमने क्या किया, ओवरहेड को कम करने को ट्राई किया। ओवरहेड वो अपना इंटरनल कॉस्ट है। ठीक है, ओवरहेड कम होने से तुम लोग का प्रोडक्ट का क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई शोरूम है, ठीक है, बड़ा सा शोरूम है, उसको शाम को ही क्राउड रहता है, सुबह और दोपहर को उतना क्राउड नहीं आता। तो लोग क्या करेंगे, जब भी कस्टमर नहीं रहेंगे तभी एसी वगैरह ऑफ करके रखेंगे, एक्स्ट्रा जो लाइट्स है वो बंद करके रखेंगे। जैसे कस्टमर एंटर होगा, एसी ऑन, लाइट्स ऑन, ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट कम करने से जो प्रोडक्ट अपन बेच रहे हैं उसके क्वालिटी पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। कौन समझा? ठीक है, तो ये ओवरहेड कम होने से प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो अपन ओवरहेड जितना चाहिए उतना कम कर सकते हैं, टू द एक्सटेंट पॉसिबल अपन कम कर पाएंगे। एकदम भी कम नहीं होता कि जीरो पे लेके आओ, क्योंकि जो, हाँ, यानी कि फैक्ट्री एडमिन जो भी ओवरहेड्स है उसको अपन कम कर दें। ठीक है, तो वो जितना कम होगा उतना कम करो। अगर वो कम करने से अपना टारगेट अचीव हो गया तो बेस्ट है, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो फिर अपने को वैल्यू इंजीनियरिंग में जाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटेल रिसेंटली बहुत सारे एम्प्लॉयज को लोग ने जॉब से निकाल दिया, बोले कि हम लोग का कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो कॉस्ट कटिंग का वन ऑफ द वे था। वो लोग को टारगेट है कि वो लोग जितना प्रोडक्ट सेल करे वो ये प्राइस पे बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग को एएमडी से कंपटीशन है। ठीक है, जो उनका कॉम्पिटिटर कंपनी है। अब इंटेल मेजर जो कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, उसमें इंटेल का ही प्रोसेसर है। लेकिन अभी राइजन जो उसका कॉम्पिटिटर है, वो भी मार्केट अपना एक्सपांड कर रहा है, और वो नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहा है, और उससे कम प्राइस पे लेके आ रहा है, और उसके वजह से इंटेल का मार्केट शेयर कम हो रहा है। अब इंटेल अगर अपना प्राइस बढ़ाते जाएगा अपना कॉस्ट रिकवर करने को, तो एएमडी उसका मार्केट शेयर खा जाएगा, क्योंकि लैपटॉप कंपनीज को बहुत कंपटीशन है। अगर सपोज डेल ले लो, एचपी ले लो, जो बड़े कॉम्पिटिटर्स है, अगर दोनों का फीचर सेम है, सिर्फ प्राइस में 2000 रुपये वगैरह का डिफरेंस है, तो अपन जो सस्ते वाले वही ले लेंगे, क्योंकि दोनों ब्रांडेड है, दोनों अच्छा क्वालिटी का लैपटॉप दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर उसके इंटरनल पार्ट्स अगर कॉस्टली आ रहे हैं, और उसके वजह से अगर ये कंपनीज ने वो इंटेल वगैरह का प्रोसेसर वगैरह खरीदना बंद किया, तो इंटेल सर्वाइव कैसे करेगा? पॉइंट आया समझ में? तो वो लोग का कॉम्पिटिशन है, तो वो प्राइस बढ़ा नहीं पा रहे। और जो वो लोग इंटरनल कॉस्ट इंकर कर रहे, जो एम्प्लॉइज का कॉस्ट वगैरह वो लोग इंकर कर रहे, वो लोग को वो एफोर्ड नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एम्प्लॉइज को पहला निकाला। अब एम्प्लॉइज को निकालने से प्रोडक्ट के क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी सपोज प्रोडक्ट के क्वालिटी के ऊपर मीन्स वो कॉस्ट कम नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग को वो केस में इंटेल का जो डिजाइन है, प्रोसेसर का डिजाइन है,
वो डिजाइन को ही कम करना पड़ेगा, मीन्स चेंज करना पड़ेगा ताकि उसका कॉस्ट कम हो जाए। तो वो कहाँ पे होगा? वो वैल्यू इंजीनियरिंग में होगा। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल अगर केस देखें तो नोकिया और सैमसंग का कंपेयर करते। नोकिया जब ये मोबाइल इंडस्ट्री जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो टाइम पे जायंट था नोकिया। वो कीपैड वाले मोबाइल, टच स्क्रीन वगैरह तो वो टाइम पे आए नहीं थे। तो नोकिया, ऑलमोस्ट हर किसी के पास नोकिया का ही मोबाइल, ऑलमोस्ट मोनोपोली, यानी कि तुम लोग बोलोगे अराउंड 90% मार्केट नोकिया ने खा के रखा था। इतना जायंट मोनोपोली था। और वो टाइम पे एलजी, सैमसंग और कुछ और लोकल कंपनीज वो मार्केट में एंटर हुई। ठीक है। वो टाइम पे रिलायंस कम्युनिकेशन वो मार्केट में नया आया था। ठीक है। पहले वो वोडाफोन से पहले हच था, और उससे पहले ऑरेंज था, तो ऑरेंज कार्ड वगैरह सब थे। ठीक है। तो वो टाइम पे रिलायंस कम्युनिकेशन जो अनिल अंबानी का ग्रुप है वो मार्केट में एंटर हुआ। और वो ग्रुप ने सीडीएमए वाले मोबाइल निकाले। सीडीएमए यानी कि वो मोबाइल में पर्टिकुलर कार्ड ही चलेगा, बाकी का कार्ड नहीं चलेगा। तो वो टाइम पे वो लोग ने नोकिया से टाई अप नहीं किया, तो उन्होंने सैमसंग और एलजी से टाई अप किया, और सैमसंग और एलजी सीडीएमए मोबाइल लेके मार्केट में एंटर हुए। ठीक है। तो नोकिया ऑब्वियसली वो लोग जायंट थे, जो लोग को रिलायंस का कार्ड नहीं चाहिए वो लोग नोकिया अच्छे से यूज कर रहे थे। रिलायंस वाला बहुत सस्ते में दे रहा था। वो टाइम पे एसएमएस का, एक दूसरे को एसएमएस भेजने का गेम चल रहा था। अभी जैसे व्हाट्सएप पे अपन मैसेज भेजते, वो टाइम पे एसएमएस भेजते थे। तो एसएमएस रिलायंस से बहुत सस्ते में दिया था, और इसकी वजह से लोग रिलायंस का मोबाइल ले रहे हैं। तो लोगों ने पहली बार सैमसंग और एलजी यूज किया नोकिया को छोड़ के, जस्ट बिकॉज वहां पे सीडीएमए कार्ड सिर्फ एलजी और सैमसंग में चल रहा है। और वैसे करके लोग मार्केट में घुस गए। अब मार्केट में घुसने के बाद एलजी तो फिर भी साइड में रहेगा। सैमसंग ने इतना एग्रेसिव प्राइसिंग रखा कि उसने मोबाइल का प्राइसिंग जो नोकिया दे रहा था उससे ऑलमोस्ट 1000 रुपीज कम, लेकिन उससे ज्यादा फीचर्स वो देना स्टार्ट किया। तो वो टाइम पे अगर मोबाइल लेने को गए ना तो इतना बड़ा डब्बा आता था, इतना बड़ा डब्बा मोबाइल का। और वो डब्बे में हर एक में कंपार्टमेंट रहेगा, चार्जर का अलग, वो टाइम पे हेडफोन आता ही था, तो हेडफोन का एक अलग कंपार्टमेंट, बाद में वो यूजर गाइड का एक अलग कंपार्टमेंट, बाद में एक मोबाइल का, और मोबाइल के साथ एक अलग से कंपार्टमेंट रहेगा बैटरी का, बैटरी अलग से वो लोग डाल के देते थे। ऐसा करके पूरा एक बॉक्स आता था। सैमसंग ने क्या किया कि अपने कॉस्ट को कम करना स्टार्ट किया। तो नोकिया के कंपेयर में कॉस्ट कैसे कम करेंगे? तो पहला, बॉक्स को कॉम्पैक्ट करो। तो छोटे बॉक्स में एक के ऊपर एक प्रोडक्ट रख के बॉक्स का साइज छोटा किया, ऑटोमेटिकली वो वन ऑफ द एलिमेंट बना कि कॉस्ट कम हुआ। ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो हमने किया वो ये किया कि जब टच स्क्रीन मोबाइल्स आए ना, तो नोकिया और अगेन सैमसंग वो दोनों आपस में कंपटीशन में थे। तो सैमसंग ने टच इतना अच्छा दिया, वो एमोलेड स्क्रीन वो पहला सैमसंग लेके आया था। तो वो एमोलेड स्क्रीन से यूज किया, इतना सॉफ्ट स्क्रीन, अभी उसका सुपर एमोलेड अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो वो एमोलेड स्क्रीन पहली बार वो लोग वो एस सीरीज में लेके आए, गैलेक्सी एस करके पहला मोबाइल उन्होंने लॉन्च किया था, यानी कि S1, उसका नाम सिर्फ एस था। तो गैलेक्सी एस करके लोग लेके आए, और वो स्क्रीन इतना अच्छा था, और उसका कॉस्ट उन्होंने कम करने के लिए क्या किया कि स्क्रीन अच्छा दिया, जो बैक कवर है ना वो प्लास्टिक का दे दिया। ठीक है। तो नोकिया का बैक कवर इतना हार्ड रहता है कि उसके ऊपर से गाड़ी का टायर भी पास हुआ ना वो टूटेगा नहीं। इतना स्ट्रांग, यानी कि मोबाइल को दोनों फेंको, जानबूझ के फेंको तो भी मोबाइल को कुछ नहीं होगा। लेकिन सैमसंग ने क्या किया, लोगों को टफनेस नहीं चाहिए, लोगों को अच्छा फीचर्स चाहिए, मार्केट का सेंटीमेंट पकड़ा, तो स्क्रीन अच्छा दिया। ठीक है। पीछे का बैक कवर कौन देखता है? वैसे भी इंडिया में सब लोग बैक कवर लगाते ही हैं। नोकिया रहेगा तो भी बैक कवर लगाते ही हैं। तो फिर बैक कवर तो वैसे भी लोग लगाने वाले हैं, एक एडिशनल बैक कवर, तो सेफ्टी ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो अपन जो कंपनी वाले जो बैक कवर दे रहे हैं जो मोबाइल के साथ आ रहे हैं, उसको लोग ने एकदम पतला कर दिया, उससे उनका कॉस्ट और कम हो गए। तो ऐसे करते करते वो लोग ने एक एक एलिमेंट को पकड़ा और कॉस्ट को कम करना स्टार्ट किया, नए नए वर्जन निकाले, और नए नए वर्जन निकाल के उन्होंने कॉस्ट को कम करना स्टार्ट किया। तो ये वैल्यू इंजीनियरिंग में होता है। लेकिन इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि तुम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट कम करने के लिए प्रोडक्ट का क्वालिटी को कम नहीं करना चाहिए, यानी कि उसका यूटिलिटी कम नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोग प्रोडक्ट का यूटिलिटी को कम करके कॉस्ट को कम कर रहे हो तो कोई लेगा नहीं, वो प्रोडक्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। आया समझ में? तो
डिजाइन में चेंज करो। इस पे टाटा नैनो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आएगा। जब भी नैनो का डिजाइनिंग वगैरह चालू था, ठीक है, उसके बीच में ही रतन टाटा का ड्रीम था कि हर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को भी अपना खुद का कार अफोर्ड होना चाहिए। तो हमने ड्रीम कार करके नैनो का डिक्लेयर कर दिया कि 1 लाख रुपए में हम लोग कार दे। और जो इंजीनियर्स थे वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि हम लोग 1 लाख में कार देना है, यानी कि इस पे कंपनी का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों कवर होना चाहिए 1 लाख में। यानी कि अगर सपोज 15,000 का या 10,000 का भी प्रॉफिट पकड़ा, ठीक है, 10 और 15%, तो 85,000 में कार बनना चाहिए। तभी 1 लाख सेलिंग प्राइस, यानी कि 15,000 का कंपनी का प्रॉफिट होगा। अब 85,000 में बाइक नहीं बनता है, कार कहाँ से बनेगी? इंटीरियर से लेके सब कॉस्ट है उसमें। तो उन्होंने इतना सारा अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज किया कि हम लोग कॉस्ट कैसे कम करें। इंजन के पिस्टन्स को डबल पिस्टन से सिंगल पिस्टन पे लेके आए, ये चेंज किया, वो चेंज किया, इंटीरियर को चेंज किया। इतना सारा प्रोडक्ट डिजाइनिंग में चेंज हुआ। फाइनली इंजीनियर से गिव अप कर दिया कि हमारे से 85,000 पे कॉस्ट नहीं आ रहा। लेकिन रतन टाटा ने पहले से प्रॉमिस करके रखा था, तो रतन टाटा ने पहला जो लॉट था वो 1 लाख में ही बेचा। लेकिन बाद में लोग को वो अफोर्ड नहीं हो रहा था, तो आगे वो लोग वो सप्लाई नहीं कर पाए। और उसके बाद में तो टाटा नैनो बंद ही हो गई। नहीं यार, इलेक्ट्रिक नैनो आ रही है जैसे। और वो टाइम पे उनको बड़ा चैलेंज दूसरा ये है कि कलकत्ता से जो पूरा प्लांट सेटअप किया था वो उनको यहाँ पे गुजरात लाना पड़ा, और वो लाने में उनका कॉस्ट और बढ़ गया। तो पहले ही जो कॉस्ट था वो लोग कम नहीं कर पा रहे थे, और उसमें जो प्लांट को रीसेटअप करना पड़ा ना, तो कॉस्ट बहुत बढ़ गया। तो ये सब चक्कर में हमें नैनो वो टाइम पे डिसकंटिन्यू हुआ। अदरवाइज अगर वो नैनो वो टाइम पे सक्सेसफुल होता ना, तो मार्केट में सब जगह पे, जैसे मारुति का कहा है वैसे हर जगह पे नैनो ही दिखाई देता। कि कॉम्पैक्ट था, एक छोटे फैमिली के लिए एकदम प्रॉपर था। सिर्फ कंपनी को कॉस्ट एफोर्ड होना चाहिए था, कंपनी को कॉस्ट एफोर्ड नहीं हुआ, उसकी वजह से वो मार्केट से आउट हो गए ऐसे। वरना बाइक के प्राइस में अगर तुमको कार मिल रहा है, तो ऑब्वियसली लोग एक बार तो ट्राई करेंगे। तो लोअर मिडिल क्लास श्योर वो कार लेता ही था, मार्केट उनको मिलता ही था। और जो फर्स्ट बायर था ना नैनो का, उसने अभी भी वो नैनो रखा है, जिसको पहला रतन टाटा ने खुद अपने हाथ से की दिया था। वो उसने अभी वो कार संभाल के रखा है। पहला नैनो रतन टाटा ने खुद हैंड ओवर किया था कीज, ऐसा है, जब ये वो डिलीवर किया तभी। ओके, तो ये होगा वैल्यू इंजीनियरिंग में अपन कॉस्ट को कम करेंगे विदाउट सेक्रीफाइसिंग दी यूटिलिटी और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये होता है टारगेट कॉस्टिंग। अभी अपने को यहाँ पे सब में करना क्या रहेगा, सब में अपने को एग्जिस्टिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर पूरा बताएगा। वो लोग अपने को बताएंगे टारगेट सेलिंग प्राइस कितना है, टारगेट प्रॉफिट कितना है। तो अपने को फाइंड करना रहेगा टारगेट कॉस्ट कितना आएगा, उसको एग्जिस्टिंग कॉस्ट से कंपेयर करो। पहला वेराइटी का सम, वो कंपेयर करके जो डिफरेंस आएगा उसको अपन बोलेंगे कॉस्ट रिडक्शन रिक्वायर्ड। वहां पे सम खत्म। वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अपने को चेक नहीं करना है। सिर्फ अपने को ये प्राइस मीन जो 20 रुपए का कॉस्ट रिडक्शन ये फाइंड करना है, वहां पे सम खत्म। ये चैप्टर अभी रिसेंट डेवलपमेंट का पार्ट अपन बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर ज्यादा बोलते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स सम्स नहीं आते, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे 20 रुपया फाइंड किया, वहां पे सम खत्म, हार्डली 3 से 4 लाइन का। और सम का जो मार्क्स देखोगे तो 4 से 5 मार्क का वो सम रहता है। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही शॉर्ट में आंसर आ जाता है। और दूसरा वेराइटी का सम, कि वो लोग कॉस्ट रिडक्शन का पूरा प्रोसेस बताएंगे अपने को। तो अपने को कॉस्ट रिडक्शन वो कैसे करना है वो अपने को कैलकुलेट करके बताना है। और लास्ट में कंक्लूड करना है कि कॉस्ट रिडक्शन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि अगर सपोज 15 रुपये कॉस्ट कम हुआ और अपना टारगेट था 20, तो अपने को सिर्फ कमेंट लिखना है कि कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम इज नॉट सक्सेसफुल, फर्दर रिडक्शन ऑफ 5 रुपीज इज रिक्वायर्ड। वहां पे अपना सम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो लोग अपने को सब बताएंगे कि क्या कंपनी ने चेंज किया, और वो चेंज के बेसिस पे अपना कॉस्ट कम हुआ कि नहीं, ये अपने को कैलकुलेट करके बताना है। तो इससे दो सम्स आएंगे। पहले सब में सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन कितना चाहिए वो निकालो, और दूसरे सब में कॉस्ट रिडक्शन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं वो एंड तक पूरा सबको लेके जाओ। आया समझ में?
चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। हमने अभी एबीसी कंप्लीट किया है चैप्टर, तो वो एबीसी से लिंक्ड में है, तो अपन पहला सब वही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स makes audio player model AB100. It has 80 components. ABC sells 10,000 unit each month at 3,000 per unit. The cost of manufacturing is 2,000 per unit, that is 200 lakhs per month for the production of 10,000 units. तो 2,000 रुपये अपना मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 3,000 रुपये का सेलिंग प्राइस है, यानी कि 1,000 रुपये का प्रॉफिट है। और 10,000 यूनिट के हिसाब से वो लोग बता रहे हैं कि 2,000 रुपये का कॉस्ट रहेगा, तो 10,000 यूनिट का टोटल कॉस्ट हो जाएगा 200 लैक्स। मंथली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट incurred are as follows: rupees in lakhs पे direct material cost 100 lakhs, direct manufacturing labor cost to 20 lakhs, machining cost, testing cost, rework cost, ordering cost, engineering cost, total 200 lakhs। यानी कि ऊपर जो 200 lakhs दिया तो उसका ब्रेकअप दे रहे हैं। तो तुम लोग एक काम करो, इसको पर यूनिट के कॉलम डाल दो साइड में, पर यूनिट के कॉलम डाल दो। 100 lakhs डिवाइड बाय 10,000 यूनिट, तो तुम लोग को मिलेगा पर यूनिट। 100 lakhs डिवाइड बाय 10,000 यूनिट। हाँ, पूरा लेना पड़ेगा। आई थिंक एक एक जीरो बढ़ाना। 1,000, 200 रुपीज, 200, 250, 150, 20, 198। 20 नहीं, 2 आया रहेगा ना कि 22? क्या? नहीं, वो काम का नहीं, आप सब में ऑटोमेटिकली हर समय वो ही आएगा, टेंशन नहीं। चलो, लेबर इज पेड ऑन पीस रेट बेसिस, देयरफॉर एबीसी कंसीडर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, पीस रेट के ऊपर वेजेस पे कर रहे हैं। अब अपने को कॉस्टिंग में से सीखा जो है कि लेबर ऑलवेज वेरिएबल है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में डिपेंड है कि वर्कर को वेजेस किससे पे करे। अगर फिक्स मंथली वेजेस है तो उसको फिक्स कॉस्ट में काउंट किया जाता है, वेरिएबल में काउंट नहीं करते। The following additional information is available for AB100. Testing and inspection time per unit is 2 hours। टेस्टिंग का टाइम, एक यूनिट को टेस्ट करने का 2 आवर्स का टाइम लगता है। 10% ऑफ AB100 मैन्युफैक्चर्ड आर रीवर्क। रीवर्क का कंसेप्ट ऐसा है कि प्रोडक्ट बनने के बाद क्वालिटी कंट्रोल से वो पास होता है, और क्वालिटी कंट्रोल में अगर उसको में कुछ डिफेक्ट मिला, तो डिफेक्ट वो लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक रिपेयरेबल डिफेक्ट और एक नॉन रिपेयरेबल डिफेक्ट। अगर वो रिपेयरेबल रहेगा तो लोग उसको रीवर्क करते हैं, रीवर्क बोलते हैं उसको, तो उसको रिपेयर करते हैं। और अगर वो लोग को लगा कि नहीं इसमें बहुत ज्यादा डिफेक्ट है, तो लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं। छोटा मोटा डिफेक्ट रहेगा तो रिपेयर करो, नहीं है तो फिर डिस्कार्ड करो। ठीक है, तो वो बोलेंगे 10% ऑफ AB100 मैन्युफैक्चर्ड आर रीवर्क। ठीक है, तो अपन 10,000 बना रहे, तो 10,000 का 10% यानी कि 1,000 यूनिट पूरे साल में अपन रीवर्क करते रहे।
और रिवर्क करने के बाद इसको रेगुलर सेलिंग प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचा जाता है, यानी कि सेकंड हैंड के हिसाब से नहीं बेचते। ठीक है, यानी कि कस्टमर को पता नहीं रहता कि उसको रिवर्क वाला प्रोडक्ट मिला, और रिवर्क प्रॉपर नहीं हुआ तो उस पर डिफेक्ट निकलेगा, तो बाद में आफ्टर सेल सर्विस में अपन वो वारंटी पीरियड में अपन उसको क्लेम करेंगे। वो अपना बैड लक, यानी कि एक जन ने सपोज एक मोबाइल लिया, उसका बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरे वाले ने सेम मोबाइल लिया सेम टाइम पे, उसका नहीं चल रहा, तो समझ जाने का कि उसका रिवर्क वाला प्रोडक्ट उसको मिला। आ समझ गए वैसे, तो होता है सर। क्या हुआ? लेकिन आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए उसका कुछ रहता है क्या, लेकिन सीरियल नंबर है तो ठीक है, तो मिलेगा। ओके चलो, तीसरा वाला देखो, थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, इट करंटली टेक्स 1 आवर टू मैन्युफैक्चर ईच यूनिट ऑफ AB 100। 1 आवर लगता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम। एबीसी प्लेसेस 2 orders per month for each component, a different supplier supplies each component। स्टार्टिंग में देखो ने बोला था कि 80 कंपोनेंट है फर्स्ट लाइन में, ठीक है, क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में, और यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि हर कंपोनेंट के लिए एक महीने में 2 ऑर्डर प्लेस होता है, यानी कि 80 कंपोनेंट के लिए टोटल 160 ऑर्डर जाएगा। ठीक है, और अलग अलग सप्लायर ये सप्लाई कर रहा है, यानी कि अपन ऑर्डर को कंबाइन नहीं कर पाएंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए। ठीक है, ABC has identified the activity cost pool and cost driver for each activity. The cost per unit of cost driver for each activity cost pool is as follows. तो पहला है मशीन कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन लिखने का नहीं, वो अपने को कुछ काम का नहीं है। कॉस्ट ड्राइवर उसका है मशीन आर, और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर है 200 रुपीज पर मशीन, यानी कि अपना जो स्टेप नंबर 3 है रेट पर कॉस्ट ड्राइवर, वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। टेस्टिंग कॉस्ट का, टेस्टिंग आवर्स कॉस्ट ड्राइवर है 125 पर आवर का कॉस्ट है। रीवर्क का है यूनिट्स ऑफ AB 100 रीवर्क 1500 पर रेट का कॉस्ट है। ऑर्डरिंग का है नंबर ऑफ ऑर्डर 125 पर ऑर्डर का कॉस्ट है। इंजीनियरिंग का है इंजीनियरिंग आवर्स 1980 पर इंजीनियरिंग आवर्स उसका कॉस्ट है। ओवर और लॉन्ग रन होराइजन, each of the overhead costs described above vary with the chosen cost driver. In response to competitive pressure, ABC must reduce the price of its product to 2,600 and to reduce the cost by at least 400 per unit। यानी कि अभी का जो प्राइस है वो 3,000 रुपया है, तो ये बोल रहा है कि उसका जो प्राइस है वो कंपलसरी 2,600 पे लाना पड़ेगा, 400 रुपया प्राइस कम करना पड़ेगा ड्यू टू कॉम्पिटेटिव प्रेशर। यानी कि वो लोग बोल रहे हैं कि कॉस्ट 400 रुपये से कम करो, यानी कि अभी का देखो एग्जिस्टिंग में क्या है, अपना टारगेट सेलिंग प्राइस अभी 2,600 है, ठीक है, माइनस टारगेट प्रॉफिट, तो अपने को मिलेगा टारगेट कॉस्ट। वो लोग बोल रहे कि टारगेट कॉस्ट 400 रुपये से कम करो, अभी का कॉस्ट 2,000 है, यानी कि 1,600 रुपये का टारगेट कॉस्ट उन्होंने सेट किया। ठीक है, यानी कि तो प्रॉफिट अभी भी 1,000 रुपीज ही मांग रहे हैं। एग्जिस्टिंग कॉस्ट कितना है, 2,000 है, यानी कि 400 रुपया अपने को कॉस्ट रिडक्शन रिक्वायर्ड है। आया समझ में? ठीक है, तो ये कॉमन फॉर्मेट जो अपन हर सब में यूज करेंगे, टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट, तो मिलेगा टारगेट कॉस्ट, उसको कंपेयर करेंगे विद एग्जिस्टिंग कॉस्ट, तो कॉस्ट रिडक्शन रिक्वायर्ड अपने को मिलेगा। क्लियर? चलो अभी आगे क्या बता रहे, however if it does not reduce the price it will not be able to maintain the current sales level। तो बोले कि अगर तुमने प्राइस कम नहीं किया, 3,000 का 3,000 ही रखा,
तो अभी जो 10,000 यूनिट सेल हो रहा है वो सेल नहीं कर पाओ। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 यूनिट बेचने के लिए तुम लोग को प्राइस को 2600 पे लाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा कि प्राइस कम किया तो क्वांटिटी बढ़ेगा। ठीक है, प्राइस कम नहीं किया तो क्वांटिटी कम हो जाएगा। कॉम्पिटेटिव प्रेशर के वजह से तुम लोग को प्राइस कम करना है टू मेंटेन द सेम क्वांटिटी। तो 2600 रुपये में प्राइस लाने के बाद कंपनी ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि अपना 10,000 रेट बढ़ के 12,000 हो जाएगा। 2600 किया तो 10,000 रेट पे कंटिन्यू कर पाएंगे। समझ में आया? The cost reduction of the existing model is almost impossible. Therefore, ABC has decided to replace AB100 by new model AB200, which is modified version of AB100. यानी कि ये लोग वैल्यू इंजीनियरिंग फॉलो कर रहे हैं। समझ में आया? The expected effect of design modification are as follows. Number of component will be reduced to 50. पहले में 80 कंपोनेंट था, अभी 50 हो रहा है। अब इससे क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट कम हो गए ना, तो अपन हर कंपोनेंट के लिए 2 ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो पहले 160 ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, अभी अपन 100 ऑर्डर ही प्लेस करेंगे, तो 60 ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टू बी लोवर्ड बाय 200 पर यूनिट। ये तो डायरेक्टली बता दिया, मटेरियल कॉस्ट भी कम हो रहा है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट टू बी लोवर्ड बाय 20 पर यूनिट। Machining time required to be lowered by 20%. Testing time required to be lowered by 20%. Rework to decline to 5%. Machine capacity and engineering hours capacity to remain the same. ABC currently outsources the rework on defective unit required compute the manufacturing cost per unit of AB100 and AB200. Determine the immediate effect of design change and pricing decision on operating to apply AB200. Ignore income tax, assume that cost per rate of each cost driver of AB100 continues to apply to AB200। यानी कि जो रेट है वो दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है। अभी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट करके लिखा तो भी चलेगा। AB100 और AB200। देखो पहले टेबल में तुम लोग को AB100 का सब कुछ दे दिया, तो डायरेक्ट मटेरियल तो उन्होंने वो पर रेट में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, तो एक एक जीरो बढ़ गया था ना, तो 1000 डायरेक्ट वेजेस यानी कि डायरेक्ट लेबर 200, तुम लोग को मिलेगा प्राइम कॉस्ट 1200। ऐड करेंगे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में पहला है मशीनिंग कॉस्ट। मशीनिंग कॉस्ट है 20 यानी कि 200 रुपीज। टेस्टिंग 250। रीवर्क 150। ऑर्डरिंग 2 और इंजीनियरिंग 198। टोटल ओवरहेड टोटल कॉस्ट एड प्रॉफिट सेल्स।
अभी का सेल्स 3,000 है, टोटल कॉस्ट 2,000 है, इसमें से 1,200 तो ये 800 रहेगा और 1,000 का प्रॉफिट। तो एग्जिस्टिंग का तो बहुत सिंपल है, अपने को टेबल ऑलरेडी गिवन था, बस उसमें नंबर्स पर रेट का रखना था। ठीक है। अब ए बी 200 के लिए अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये लास्ट के जो एबीसीडी करके पॉइंट दिया है ना, वहां पे आ जाओ। पॉइंट नंबर बी में लिखा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बी लोवर्ड बाय 200 पर यूनिट। तो 1,000 रुपीज डायरेक्टली 200 रुपीज से कम हो जाएगा, यानी कि 800 हो जाएगा। पॉइंट नंबर सी में लिखा है मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट बी लोवर्ड बाय 20 पर यूनिट। तो 200 माइनस 20 यानी कि 180, तो ये हो जाएगा 980। ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर ए में नंबर ऑफ कंपोनेंट विल बी लोवर्ड टू बी रिड्यूस टू 50। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट ये ऑर्डरिंग कॉस्ट को अफेक्ट करेगा। ठीक है। तभी देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा। 50 कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट का 2 ऑर्डर, यानी कि टोटल 100 ऑर्डर्स होगा। और हर एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है, तो ऊपर देखो दोनों को दिया ऑर्डरिंग में 125 पर ऑर्डर का कॉस्ट है। ठीक है। अब ये जो दोनों का अमाउंट देगा ये टोटल अमाउंट रहेगा 10,000 रेट का, बराबर। तो अपने को डिवाइड बाय 10,000 करके पर यूनिट मिलेगा। समझ में आया। आया समझ में। ये पूरा लॉजिकल प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ शॉर्टकट ये रहेगा कि 80 कंपोनेंट पे दो, तो 50 कंपोनेंट पे कितना, प्रोपोर्शनेट कम हो जाएगा। समझा। एग्जाम में ये अप्लाई करना। ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी लॉजिकल पूरा अपन फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज शॉर्ट वर्किंग में ये अच्छा पड़ेगा। ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना पॉइंट नंबर ए बी और सी। पॉइंट नंबर डी क्या बोल रहा है, मशीनिंग टाइम टू बी रिक्वायर्ड, मशीनिंग टाइम रिक्वायर्ड टू बी लोवर्ड बाय 20%। ये मशीनिंग कॉस्ट को अफेक्ट करेगा। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर वाले 1 2 3 4 जो पॉइंट लिखा है ना, उसमें पॉइंट नंबर 3 में देखो, इट currently takes 1 hour to manufacture each unit of AB 100। ठीक है। ये मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। एक आवर लगता है AB 100 बनाने के लिए। ठीक है, एक यूनिट को एक आवर। और पर आवर का रेट कितना है, तो 200 रुपया नीचे टेबल में दिया है। ठीक है। तो 1 आवर इंटू 200 रुपीज करके ये 200 रुपया आया था। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इट विल बी लोवर्ड बाय 20%। तो 1 आवर के जगह पे 1 आवर माइनस 20% यानी कि 0.8 आवर लगेगा इंटू रुपीज 200। शॉर्टकट ये रहेगा, अगर आवर्स 20% से कम हुआ तो कॉस्ट भी 20% से कम होगा। ठीक है। तो शॉर्टकट डायरेक्टली ऐसे 200 - 20%, क्योंकि रेट सेम है, रेट चेंज नहीं हो रहा है, इसके लिए शॉर्टकट अप्लाई कर पाओगे। अगर रेट भी चेंज हो रहा है तो शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा, तो दोनों का रेट और ये दोनों का इफेक्ट देना पड़ेगा। समझा। चलो, नेक्स्ट आगे क्या बता रहे हैं, पॉइंट नंबर ई, टेस्टिंग टाइम रिक्वायर्ड टू बी लोवर्ड बाय 20%। अब टेस्टिंग का 250 का कॉस्ट है। अब देखो वहां पे ऊपर क्या दिया है कि टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन टाइम पर यूनिट इज 2 आवर्स। तभी देखो अभी एग्जिस्टिंग में 2 आवर्स लगता है, हर एक आवर का टेस्टिंग का कॉस्ट है 125 पर आवर। तो ये मिला के तुम लोग का 250 रुपीज हुआ। अब ये लोग नया वाला क्या बता रहे हैं कि टेस्टिंग टाइम 20% से कम कर दो, यानी कि 2 आवर -20%, यानी कि 1.6 आवर लगेगा। रेट तो वही रहेगा ना, 125, तो 200। और शॉर्टकट क्या, अगर आवर्स 20% से कम हो रहा है तो कॉस्ट भी 20% से कम होगा, तो 250 माइनस 20%, ये शॉर्टकट। क्लियर। चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ,
रीवर्क टू डिक्लाइन टू 5%। अब ये थोड़ा सा समझने को ट्राई करो, रीवर्क का कैसे काम कर रहा है। ऊपर देखो दोनों को लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में 10% ऑफ AB100 मैन्युफैक्चर्ड आर रीवर्क। अभी जरा ध्यान से देखो, टोटल 10,000 यूनिट है इंटू 10%, यानी कि 1,000 रीवर्क हो रहा है, इंटू रीवर्क का कॉस्ट कितना है, 1,500 पर यूनिट है। ठीक है, ये टोटल रीवर्क कॉस्ट 10,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने पे क्रिएट हो रहा है। तो पर रेट का कितना, तो 1,000 इंटू 1,000 इंटू 1,500 डिवाइड बाई 10,000, 150 आ रहा है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि AB200 में ये जो 10% रीवर्क हो रहा था वो भी कम होके 5% हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 का 5% यानी कि 500 यूनिट रीवर्क होगा। रीवर्क का कॉस्ट तो 1,500 ही रहेगा, और ये टोटल 10,000 मैन्युफैक्चर करने पे ही ये सब कॉस्ट आ रहा है 75। इसका शॉर्टकट बच्चे लोग गलत अप्लाई करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, 10 का 5% माइनस कर देते हैं। 10 का 5% माइनस नहीं कर सकते। 10% पे 150 था, तो 5% पे कितना, 10% जब ये रिवर्क हो रहा था तो 150 पर रेट का कॉस्ट आ रहा था, तो 5% रिवर्क होगा तो कॉस्ट कितना आएगा, तो 10% पे 150 रुपीज, तो 5% पे कितना, यानी कि इसका हाफ हो जाएगा 75। हाँ समझ में, जैसे आपने किया था ना सेम वे, 80 कंपोनेंट पे 2 रुपया, तो 50 कंपोनेंट पे कितना, तो वैसे 10% पे 150, तो 5% पे कितना, वो डायरेक्टली 5% माइनस कर देते, 150 माइनस 5%। हम्म, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये शॉर्टकट अप्लाई किया कि 20% कम कर दिया, जैसे हाँ 5% कम नहीं हो रहा है, 10% पे 5% पे आ रहा है, यानी कि 50% कम हो रहा है। हाँ चलो, हाँ लेकिन वो 50% क्लिक होना चाहिए ना बच्चे लोग को, कि पहले 10 था अभी 5, यानी कि 50% पे आ रहा है, तो लोग वो 5% ही डायरेक्ट माइनस करते हैं, 150 माइनस 5%, 50% माइनस करना है, 5% माइनस नहीं करना है, हाफ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अभी बाकी रहा इंजीनियरिंग का कॉस्ट। इंजीनियरिंग कॉस्ट पे क्या चेंज होगा तो उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ पॉइंट नंबर जीवे बोला है कि मशीनिंग कैपेसिटी और इंजीनियरिंग आवर्स कैपेसिटी टू रिमेन द सेम। तो एजम्पशन ये रहेगा कि पहले प्रोडक्ट को जितना इंजीनियरिंग का आवर्स लग रहा था उतना इंजीनियरिंग का आवर्स अभी भी लगेगा। तो 1980 पर आवर था, यानी कि ये कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं, जो 198 पर रेट आ रहा है वो सेम रहेगा, ये एज्यूम सेम। ठीक है, तभी ये टोटल ओवरहेड ले लो। 6, ओके ओके। अब ये फॉर द टाइम भी ऊपर ब्लैंक रखते हैं। अब हम लोग को इसके ऊपर कमेंट लिखना है, यानी कि वो लोग ने क्या पूछा है देखो। पहला, कंपेयर द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर रेट ऑफ AB100 एंड AB200। ये अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया, तो हमने कंपेयर यहाँ पे लिख दिया, कंपेरेटिव लिख दिया। Determine the immediate effect of design change and pricing decision on operating to apply AB200। डिजाइन चेंज के पे प्राइसिंग के ऊपर क्या हो रहा है ये अपने को बताना है। तो अगर 1,000 रुपीज का प्रॉफिट अगर ऐड किया तो 2,614 हो जाएगा, जबकि उन्होंने क्या बोला है कि प्राइस कम करके 2,600 पे लेके आना है, यानी कि और 14 रुपीज का फर्दर रिडक्शन इज रिक्वायर्ड, ये अपने को कमेंट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अपना टारगेट अभी भी अचीव नहीं हो रहा है, अपने को 400 रुपया कम करके उसको 1,600 पे लाना था, अपन 1,614 पे लाए, यानी मेजर टारगेट अचीव होने के फिर भी 14 रुपीज का इफेक्ट है। ठीक है, इग्नोर इनकम टैक्स, एज्यूम दैट कॉस्ट पर रेट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर इज एप्लीकेबल टू AB200।
तो बस ये हो गया, इसके बाद में अपने को कमेंट लिखना है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक्चुअली एग्जाम में शो नहीं करना है, तुम लोग को सिर्फ यहाँ तक का ही पूछा है, कॉस्ट तक का ही पूछा है। समझ में आया? ओके चलो। ये टारगेट सेल्स और टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि 1000 रुपीज ऐड किया तो आपका टारगेट जो सेल्स है 2600 नहीं आ रहा है, 2614 आ रहा है। इसके लिए यहाँ पे नंबर्स मत रखना। पता चला? वो अमाउंट के लिए क्रॉस 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 डाल दो और उसके ब्रैकेट में लिख दो बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर्स प्राइस, बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर्स प्राइस। उसके बाद में टारगेट प्रॉफिट माइनस करो, क्रॉस डाल दो अमाउंट के लिए, उसके ब्रैकेट में लिख दो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बाय द कंपनी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बाय द कंपनी। तो बैलेंस करेगा टारगेट कॉस्ट, उसके ब्रैकेट में बेस्ड ऑन अबव प्राइस एंड प्रॉफिट, बेस्ड ऑन अबव टारगेट प्राइस एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट कॉस्ट, एग्जिस्टिंग कॉस्ट, तो कॉस्ट रिडक्शन रिक्वायर्ड, कॉस्ट रिडक्शन रिक्वायर्ड। उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला, रिडक्शन थ्रू एबीसी, रिडक्शन थ्रू एबीसी, और दूसरा वैल्यू इंजीनियरिंग। The company has failed to achieve target cost. The company has failed to achieve target cost of rupees 1600, of rupees 1600. Further reduction of rupees 14 is required. बस हो गया।